मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्व सूत्र में तीसरे अध्याय के अंदर हमने कल मध्यलोक की चर्चा और मध्यलोक की चर्चा में जम्बूद्वीप इस विषय को थोड़ा चर्चा में लिया था और जम्बूद्वीप की चर्चा में इतना भी समझने की कोशिश की थी कि सुमेरु पर्वत जो कि जम्बूद्वीप का एक नाभि के जैसा है वो एक्चुअल में कैसा है, और उसके फिर हमने अंदाजे कुछ लगाए थे कुछ इसके माध्यम से मैप्स के द्वारा कि ये जो सुमेरु पर्वत है ये सुमेरु पर्वत नाभि के जैसा, और यहाँ पे देखो कहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक आ गए थे ना। ये सुदर्शन मेरु जो है उसकी चूली का मतलब पीक पॉइंट कैसा है, 40 योजन का, फिर जड़ 1000 योजन की, और टोटल हाइट इसकी 99,000 योजन की है। बराबर। आगे अपन ने इसमें देखा था कि ये जो जिसकी अपनी आज चर्चा करनी है इसी बहाने आपको ये बहुत अच्छे से पता चलेगा कि आप जो पूजन करते हो पंचमेरु संबंधी 80 चैत्यालय क्या होते हैं, ये आज आपको पता चलेगा। बराबर। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो पता होगा इस चित्र में थोड़ा कि ये जो सुमेरु पर्वत है ना, सुमेरु पर्वत, इस सुमेरु पर्वत पर सबसे पहले ये जो ऑरेंज ऑरेंज दिखाई दे रहा है ना सबको, ये जो ऑरेंज ऑरेंज है ये कहलाती है सुमेरु पर्वत की नींव। वहां से सबसे ऊपर मतलब भू पर, आपने पूजन में याद की होगी, भू पर भद्रशाल बहु छाजे, याद आ रहा है ना सबको। ये कहाँ की लाइन है भैया बताओ, भू पर भद्रशाल बहु छाजे। पूजन है ना, पूजन पंचमेरु की पूजन, और उसमें आते हैं चैत्यालय चारों सुखकारी, चैत्यालय 16 सुखकारी, चैत्यालय 80 सुखकारी। घर पे बैठ के पूजन कर रहे कि नहीं कर रहे अभी? है? तो उसमें ये लाइन आती है भूपर भद्रशाल। भूपर भद्रशाल मतलब क्या होता है कि जो भद्रशाल नाम का वन है वह भद्रशाल नाम का वन जमीन पर है। बराबर। ये इस गार्डन पर जाने के लिए आपको ऊपर पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है, भू पर मतलब जमीन पर ही वो गार्डन है। बराबर। अब वो गार्डन नाम है, एक्चुअल में तो अपने हिसाब से तो एक बड़ा जंगल भी हो सकता है, जंगल ही नहीं एक पूरा देश हो सकता है, इतना बड़ा है। बराबर। तो उसमें क्या है, भद्रशाल वन यहाँ पर है। बराबर। भद्रशाल वन, और हर एक जगह पर हर एक वन में एक सा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताते हैं कि हर वन में 4 चैत्यालय हैं। हर वन में क्या है, 4 चैत्यालय, और चारों दिशाओं में 4 चैत्यालय हैं। यानी भद्रशाल वन जो जमीन पर है उसके भी चारों दिशाओं में 4 चैत्यालय हैं, और हर चैत्यालय में, अब ध्यान से सुनना, 108 वेदियां हैं। कितनी वेदी? 108 वेदी, और हर वेदी में 500 धनुष के जिनेंद्र भगवान विराजमान हैं। अच्छा, मैं बहुत मेरा प्रसिद्ध प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा कि नंदीश्वर द्वीप में या पंचमेरु में कौन से भगवान की प्रतिमा है? बताओ, है कौन से भगवान की प्रतिमा है नंदीश्वर द्वीप में? सिद्ध भगवान की। सिद्ध भगवान की। अच्छा, और कोई उत्तर दो। हाँ, कौन से भगवान की प्रतिमा है? अभी अर्घ चढ़ाते होगे ना? है, बोलो। सिद्ध भगवान की, क्या कहते हैं, सीमंदर भगवान की, महावीर भगवान की, कि आदिनाथ भगवान की, कि अरंत भगवान की? बताओ, उत्तर दो, कौन देगा ना?
देखो भैया समझना, सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान की नहीं है, सिद्ध भगवान की प्रतिमा नहीं है, अनंत भगवान की प्रतिमा है। और अनंत भगवान की प्रतिमा है, मतलब इसीलिए अनंत की क्यों है, क्योंकि अरहंत पद सनातन है। बराबर क्या बोला, अरहंत पद सनातन है। अगर मिसाल के तौर पर अगर आदिनाथ भगवान की प्रतिमा होती, तो आदिनाथ भगवान के पहले जो अकृत्रिम चैत्यालय, तो उनसे भी पहले महावीर भगवान की प्रतिमा होती तो 2600 साल पहले, महावीर भगवान जब हुए नहीं थे तो प्रतिमा कैसे बन जाती, इसलिए महावीर भगवान की नहीं है। आदिनाथ भगवान इस 24 के पहले तीर्थंकर हैं, उनके पहले कौन सी प्रतिमा बन जाती, तो स्वाभाविक है वो भी नहीं होगी। सीमंदर भगवान भले ही विद्यमान तीर्थंकर हैं, लेकिन अगर मात्र सीमंदर भगवान की प्रतिमा हो तो वहां पर तो सब देव जाते हैं, ये तो विदेह क्षेत्र के देव संबंधी एक प्रतिमा हो गई। बराबर समझ में आया। इसीलिए ना सीमंदर भगवान सनातन है पर्याय के रूप में, ना अनंत भगवान क्या कहते हैं महावीर भगवान, ना आदिनाथ भगवान, और प्रतिमा अनादि की है। इसलिए अनादि से कौन सा पद है, अकृत्रिम पद है। इसीलिए नंदीश्वर दीप की प्रतिमा में या पंचमेरु की प्रतिमा में कोई चिन्ह नहीं मिलता। बराबर, उनमें चिन्ह विना की प्रतिमाएं हैं। समझे कि नहीं समझे। हाँ, तो ऐसे 108 प्रतिमाएं हैं। कितनी प्रतिमा, 108। और एक एक मंदिर में 108 प्रतिमा, तो एक वन में कितनी प्रतिमाएं होंगी, 4 गुणिया 108। और हर प्रतिमा की हाइट कितनी है, 500 धनुष। कैसी, 500 धनुष। और एक धनुष बराबर सामान्य भाषा में 4 हाथ, और 500 धनुष है ना, तो 2 हाथ बराबर 1 मीटर। यानी सरल भाषा में कहें, सरल भाषा में मोटा मोटी गणित लगाएं तो एक प्रतिमा ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर लॉन्ग है। कितनी, 2 किलोमीटर ऊंची। बुर्ज खलीफा भी 1 किलोमीटर ऊंची प्रतिमा है। और ये प्रतिमा बिल्डिंग है, और ये कितनी है, अकृत्रिम प्रतिमा है 2 किलोमीटर ऊंची। आप समझ रहे हो। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है कितनी, 182 या 85 मीटर। यानी अगर आप सरेराश कहें तो नंदीश्वर दीप आदि में अकृत्रिम जो प्रतिमाएं हैं वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से 10 गुना ऊंची। और मैं अपने हृदय की बात आपको बताता हूँ कि जब मैं वो केवड़िया गया था स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने पर, मैं गया था, मेरी फैमिली, साला और ये सब गए थे, तो पहला विचार जो मेरे मन में आया था वो ये था कि ये अकृत्रिम प्रतिमाएं जब ये इसकी 10 गुना, मतलब ये 185 मीटर की प्रतिमा इतनी ऊंची लग रही है, तो पूरी अकृत्रिम चैत्यालय की प्रतिमा इससे 10 गुनी ऊंची है, वो कितनी बड़ी, कितनी विशाल नहीं होंगी। आप कल्पना करके देखो जरा, 180-85 मीटर की प्रतिमा अपने को इतनी लगती है, तो 2 किलोमीटर, और एक प्रतिमा नहीं है, एक एक मंदिर में 108 प्रतिमा, और एक एक वन में 4-4 मंदिर, और एक एक मेरु पर 16, 4-4 वन, और टोटल मिलाकर 5 मेरु के 16 वन, और 16 वन के 80 चैत्यालय, और 80 चैत्यालयों की 108 प्रतिमाएं, और हर एक प्रतिमा 2-2 किलोमीटर ऊंची। आप क्या समझते हैं। आप अति संक्षेप में पंचमेरु संबंधी 80 चैत्यालय स्थित जिन बिंबेभ्यो, इतना बोला ना, उसका मतलब ये है। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। हम पूजन कर रहे हैं ना, भी कर रहे कि नहीं कर रहे भैया, घर पे रहकर ही, भले अष्टानिका है, मंदिर में नहीं जा पा रहे होगे, लेकिन पंचमेरु के अर्घ तो चढ़ाते होगे ना। तो वहां जो एक लाइन बोलते हो आप कि पंचमेरु संबंधी 80 चैत्यालय स्थित जिन बिंबेभ्यो, कि 5 मेरु संबंधी जो 16 वन हैं, और हर वन में जो चैत्यालय हैं, उन चैत्यालयों के 5 मेरु के जो यहाँ वन है और उसमें जितने भी चैत्यालय हैं, उन हरेक चैत्यालयों के लिए मैं
उन चैत्यालयों में स्थित जिन प्रतिमाओं के लिए मैं अर्घ समर्पित करता हूँ। ये होमवर्क है आपका, टोटल करके बताना कि पंचमेरु में कुल प्रतिमाएं कितनी हुई। बराबर। देखो अपन जरा आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी उसकी व्यवस्था है। सबसे जमीन पर कौन सा वन है? बोले भूपर भद्रशाल वन है। भद्रशाल वन ऊपर है। फिर उसके ऊपर उसका क्या बोला? चित्रा पृथ्वी, मतलब जहां पर हम हैं वहां पर भद्रशाल वन है। फिर उसके ऊपर कौन सा है? 500 योजन ऊपर जाने पर। कितने योजन? उससे आप 500 योजन ऊपर जाओ तो नंदन वन आता है। नंदन वन। नंदन वन यहाँ से देखो तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये था, फिर उसके 500 योजन गए। कितने ऊपर गए? 500 योजन गए। सिर्फ 500 योजन जाने पर ये पहली सुमेरु पर्वत की कटनी आ जाती है। मतलब पहली एक प्रकार की परिक्रमा जैसी आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं नंदन वन। बराबर। समझे कि नहीं समझे? अपन लोग नंदन वन को सबसे टॉप का वन समझते हैं, लेकिन सबसे टॉप का वन नहीं है, वो सेकंड नंबर पे आता है। बराबर। आपको और ज्यादा हाई लैटिट्यूड पर जाना हो तो बात अलग है। ये नॉर्मल 500 योजन की ऊंचाई पर है। बराबर। वहां पर भी सेम व्यवस्था। हर वन में 4 दिशाओं में 4 चैत्यालय, हर चैत्यालय में 108 प्रतिमा, और हर एक प्रतिमा 500 धनुष, यानी ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर ऊंची है। बराबर। देखो अब नंदन वन से बहुत ऊंचा जाने पर, मतलब कितना? 62,500 योजन ऊपर जाने पर, कहां से? नंदन वन से आप यहां से इतना ऊंचे जाते हो। देखो इस टाइप से आप जब ऊपर जाते हो, यहाँ पे पूरा उन्होंने बताया है 62,500 योजन, इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट बता रहे हैं। कितनी? 62,500 योजन ऊपर जाने पर क्या आ जाता है? 62,500 योजन ऊपर सोमनस वन आ जाता है। कौन सा वन? सोमनस वन। और सोमनस वन का क्या सिस्टम है? सेम, 4 दिशा में 4 वन, और हर एक वन में 4-4 चैत्यालय। हर एक वन में चारों दिशाओं में 4 चैत्यालय, और हर चैत्यालय में 108 प्रतिमा, और हर प्रतिमा 500 योजन, 500 धनुष ऊंची। ओके, अनंत भगवान की प्रतिमा। ऐसा वो सोमनस वन है। अब वो सोमनस वन से भी 36,000 ऊपर जाने पर, यानी इस तरीके से ये आ गया कौन सा वन? सोमनस वन। बराबर। दिख रहा है ना सबको? ये चित्र दिख रहा है ना? मेरा एरो जहां पे लेके जा रहा हूं वो दिख रहा है? देखो उस एरो को देखोगे तो सब ख्याल आ जाएगा। हाँ, तो ये जो एरो है यहां से लेकर आप जब 32,500 वहां पे जाते हो तो ये इस जगह पर आ जाता है पांडुक वन। कौन सा वन? पांडुक वन। बराबर। और पांडुक वन का देखो यहाँ से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये आया यहाँ से सोमनस वन से अपन ऊपर गए, तो सोमनस वन से ऊपर जाने पर ये जो एरिया है, ये एरिया पांडुक वन का एरिया है। बराबर। समझे कि नहीं समझे? और वो पांडुक वन कैसा है? सेम पांडुक वन में वही 4 क्या कहते हैं, जिसे अपन कहें 4 दिशाओं में 4 चैत्यालय, हर एक चैत्यालय में 108 प्रतिमा, और हर एक प्रतिमा में 500 धनुष की लंबी ऊंची प्रतिमा वो होती। इस प्रकार से 4 मेरु पर प्रत्येक मेरु पर 4 वन है। और टोटल आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 500 योजन प्लस 62,500 यानी 63 योजन, 63,000 योजन, और फिर 36, यानी टोटल जो 99,000 योजन है वो पूरे हो गए जमीन से, और 1,000 योजन की तो वो नींव थी। तो टोटल 1,00,000 योजन जो सुमेरु पर्वत है वो इस प्रकार का घटित होता है। क्लियर? समझे? अब एक मेरु समझ लिया तो चारों मेरु समझना आसान। चारों मेरु बिल्कुल ऐसे हो गए। देखो चारों वन में हर एक दिशा में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है, 4 गुणिया 4। तो फिर जो 5 मेरु संबंधी अकृत्रिम चैत्यालय कितने हो गए? तो 5 मेरु संबंधी अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या 16 पंजे 80, मतलब यहाँ पर पूरी 80 चैत्यालयों की संख्या हो जाती है। देखो यहाँ पर एक और चित्र है। देखो ये जो बताया है कि वह भद्रशाल वन है। बराबर। भूपर फिर 500 धनुष ऊंचे ऊंचाई पर
ये यहाँ से नंदनवन चालू हो गए, चैत्यालय आपको दिख रहे हैं 3-3, 1 2 3 ऐसे 1 2 3 यहाँ पे दिख रहे हैं। फिर ये जो है ना, ये जो कहते हैं 690 योजन से लेकर 900 योजन तक ज्योतिष लोक चालू होता है। ज्योतिष लोक समझ रहे हैं ना, कि जो मैंने आपको कल बताया था कि ये सुमेरु पर्वत के सराउंडिंग सारे ग्रह नक्षत्र आदि परिक्रमा करते रहते। तो जहां से स्टार्टिंग करके जहां तक उनकी जो परिक्रमा चलती है उसे ज्योतिष लोक कहते हैं, बराबर। तो फिर वहां से अपन ऊपर चले, इतना चलते चलते ये आया उसका तीसरे नंबर का वन सोमनस वन, और फिर यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर आया चौथे नंबर का वन पांडुक वन, और इस पांडुक वन की पीक पर है चूलिका, बराबर। और उस पांडुक वन में ही है पांडुक शिला, बराबर। पांडुक शिला क्या है? तो पांडुक शिला मतलब जहां पर तीर्थंकर के जन्म का अभिषेक होता है उस शिला को पांडुक शिला कहते हैं, बराबर। समझे कि नहीं समझे? कितने लोग इस बात को पूरी तरीके से समझ रहे कि नहीं समझ रहे भैया? ऊपर से बाउंसर तो नहीं जा रहा सब? वैसे तो बड़ा सरल है। मैं पहले भी आपको बोल रहा हूँ कि पहली बार मैं इतना कंफर्टेबल हूँ या ऑनलाइन पढ़ाने में, क्योंकि इसमें मुझे कोई नक्शा ड्रॉ नहीं करना पड़ रहा, वरना आपको मेरी जबरदस्त ड्राइंग को झेलना पड़ता। यहाँ पे ऑलरेडी स्लाइड बनाने वालों ने बहुत अच्छे से सारी चीजें सेट करके रखी, बराबर। देखो क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई? हाँ बोलोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो यही का यही पार्ट बराबर पढ़ाता रहूंगा। बोलो। हाँ हाँ सर। हाँ सरल सरल। चलो हाँ दिनेश भाई बोलो, प्रश्न क्या है? ये हर एक जो 4-4 वन है और जो सब चैत्यालय है, तो हर एक का ऊपर का साइज अलग अलग होगा कि एक ही साइज रहेगा? आप किसकी बात कर रहे हो? कि सुमेरु पर्वत के चैत्यालय की बात कर रहे हो कि बाकी? सुमेरु के सब चैत्यालयों का साइज, हाँ देखिए 4 चैत्यालय का साइज बराबर है, प्रतिमाओं का साइज बराबर है, अंतर है शेष 4 मेरु की हाइट में। मैं अभी उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन सुदर्शन मेरु से ये बाकी चैत्यालयों, बाकी मेरुओं की हाइट थोड़ी कम है। सुमेरु पर्वत की हाइट ज्यादा है, बाकी की हाइट थोड़ी कम है। बाकी चैत्यालय की व्यवस्था में कोई फर्क नहीं है, सेम 4 दिशा, 4 दिशाओं के 4 चैत्यालय, हर चैत्यालय में 108 प्रतिमा और हर प्रतिमा 500 ये कॉमन स्ट्रक्चर है, बराबर। આપણે સુમેરુ સેન્ટ્રલ માં છે, हाँ તો सुदर्शन, બાકીના 4 મેરુ कई जगह है? बाकी के 4 मेरु, आप पहले बंद कर दो, आवाज थोड़ी आवाज आ रही थी, हाँ अभी ठीक है। बाकी के 4 मेरु देखिए, वो आप ढाई दीप की रचना पढ़ेंगे ना, अगर इसमें हो तो मैं बता ही देता हूँ आपको। ढाई दीप में सुमेरु पर्वत है ना, वो सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप में है, ओके। और बाकी के जो द्वीप हैं, देखो मैं इसमें आपको दिखाई देंगे, बाकी के जो द्वीप हैं वो यहाँ पर आते हैं। ढाई द्वीप का कोई नक्शा मिले तो बताता हूँ। कितने आगे हैं, होना तो चाहिए। चलो कल ऐसा होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो वो क्या कहते हैं, कहाँ गए, आया है ढाई द्वीप संबंधी, ये नंदीश्वर आ गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे दूंगा बाद में। मेरे पास नक्शा, ये आ गया नक्शा, देखो इसको अपन थोड़ा जूम करते तो आपको पूरा आइडिया जाएगा। ये जम्बू द्वीप आया है और उसमें ही ढाई द्वीप आता है। निकल गया था क्या? चलो कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरे नक्शे में मैं आपको बता दूंगा, इसमें होगा तो वो दिख नहीं रहा है अपने को। हाँ ठीक है, मैं सरल भाषा में आपको बता देता हूँ कि जम्बू द्वीप है, वो जम्बू द्वीप ऐसे थाली के जैसा है। अब जैसे आप सपोज आप विचार करके देखो कि थाली के बाजू में आपने कोई चूड़ी रखी, फिर उस चूड़ी के बाजू में दूसरी चूड़ी रखी, और ऐसे करके एक सीधी रेखा में आपने पूरी की पूरी 5 डॉट लगा दिए। तो जैसे थाली के आकार के जम्बू द्वीप का सेंटर सुमेरु पर्वत है, वैसे चूड़ी के आकार के जो द्वीप हैं उनका भी सेंटर, 2 सेंटर आएंगे ना वहां पे,
एक इस तरफ का सेंटर, एक इस तरफ का सेंटर। तो इस तरफ के सेंटर में सुदर्शन, फिर विजय, फिर अचल, फिर इस साइड जाओगे तो मंदर और विद्युन्माली। तो जो 5 मेरु हैं, प्रथम सुदर्शन स्वामी, विजय, अचल, मंदर कहा, विद्युन्माली नाम पंच मेरु की जग में प्रकट। बराबर। ये जो वहां पर है, ये 5 के 5 मेरु ये एक सीधी रेखा में है। इसीलिए जब भी आप कभी किसी पंचमेरु के दर्शन करने के लिए जाते हैं, बराबर, अधिकतर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं कि नंदीश्वर और पंचमेरु एक साथ बनते हैं, और लेकिन वो एक्चुअल में इतने नजदीक अड़ के बना देते हैं। ऐसे 5 मेरु हो गए और उसके बाजू में 4 दिशाओं में नंद। तो लोगों को ऐसे लगता है कि नंदीश्वर और पंचमेरु बिल्कुल पास पास है। ऐसा नहीं है। नंदीश्वर और पंचमेरु के बीच में ना 5 तो क्या कहते हैं आड़ी द्वीप में आ जाते हैं ना, और वो 8वां द्वीप है। तो 5 द्वीप समुद्र हैं और बीच में हजारों लाखों किलोमीटर का डिस्टेंस है। समझ में आया? लेकिन वो 5 मेरु एक सीधी रेखा में होते हैं, फिर द्वीप आता है, फिर द्वीप आता है, फिर समुद्र आता है, फिर द्वीप आता है। ऐसे करते करते 5 द्वीप समुद्र जब पूरे होते तब जाके लास्ट में नंदीश्वर आता है। लेकिन 5 मेरु कैसे एकदम सीधी रेखा में है। सेंटर में सुदर्शन मेरु, फिर इस तरफ विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली, और ऐसे करके। तो ऐसे 5 होते हैं। बराबर। तो जम्बू द्वीप का सेंटर सुमेरु पर्वत, फिर उसके बाद में बाकी के जो चूड़ी के आकार के द्वीप हैं, धातकी खंड और पुष्करार्ध, उनके 2-2 सेंटर, यानी एक सीधी रेखा में यहां से लेकर वहां तक 5 सुमेरु पर्वत, 5 मेरु हैं। उन्हें हम पंचमेरु कहते हैं, और उन पंचमेरु में 80 चैत्यालय स्थित हैं। बराबर। ख्याल में आया कि नहीं है? अमुक इसमें ड्रॉ हो गई होगा, नहीं होगा तो मैं कल आपको प्रॉपर उसका चित्र दे दूंगा आरडी द्वीप का, जिससे आप और विस्तार से समझ सकते हैं। मेरे पास एक बुक है, लेकिन वो इसमें भी आपको पता चल सकता है। हाँ, ये देखिए, ये वाला जो है ना, ये थोड़ा समझने में आपको दिखेगा, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। हाँ देखो, ये जो नक्शा है इसमें लेकिन उल्टा उल्टा दिखेगा, नहीं काम चलेगा। आप ये जम्बू जो नक्शा है वहां से चित्र देखिएगा, केवल लिखे में मत जाइएगा। दिख रहा है? हाँ। यहाँ से ये हुआ आपका जम्बू द्वीप, ये हुआ थाली के आकार का पूरा द्वीप। बाकी जो द्वीपों की व्यवस्था है वो चूड़ी के आकार की है। बराबर। तो चूड़ी के आकार की, तो जैसी ही अपनी व्यवस्था थाली में है, वैसे की वैसी व्यवस्था वहां पे चूड़ी के शेप में है। तो ये यहाँ पे दूसरा मेरु आया, फिर यहाँ से उनकी ऐसे जाते जाते एक पूरी व्यवस्था खत्म होती है, फिर यहाँ से दूसरा मेरु आ जाता है। यानी धात की खंड के ये 2 मेरु हो गए, फिर अगेन पुष्करार्ध के ये 2 मेरु हैं। बराबर। तो ऐसे करके 1 2 3 4 5, यानी एक सीधी रेखा में ये 5 मेरु आ जाते हैं। बराबर। ख्याल में आ रहा है? चित्र दिख रहा है ना? तो ऐसे और इसको हम और कल और व्यवस्थित आपको देखना हो तो और दूसरे चित्र के माध्यम से हम बता देंगे, समझा देंगे आपको। क्लियर? समझ में आया? साधन इतने सुगम है, नहीं तो ये सब बताना बड़ा भारी काम है। आप वास्तव में पुण्य आत्मा जीव हैं कि ऐसे विषम काल में भी ये सब चीजें आपको सहजता से जानने को मिल रही हैं। नहीं तो इनको कहना जितना आसान है, विजुलाइज करना बहुत कठिन पड़ता है। ज्योग्राफी जब भी अपन पढ़ते हैं संरचनाएं, तब तो ये मोटा प्रश्न है कि बिना चित्र और नक्शे के समझ में नहीं आती। और आज वो सारी चीजें बड़ी सुलभ हो गई, इतनी सुलभ हो गई कि 1 सेकंड में हम कहीं बैठे, आप कहीं बैठे, और ये सब चित्र आप देख रहे हो, समझ रहे हो। ये बहुत अद्भुत है। निरंतर उपयोग करने के बावजूद भी हमें ये सब चीजें चमत्कार के जैसी लगती है। समझे? मैं कई बार सोचता हूँ कि आप विचार करो, ये मोबाइल, टीवी, जूम एप्लीकेशन सब अपन रोज यूज कर रहे हैं। बराबर। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि काम कैसे करता है। बता, विचार करके देखो। मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको देख रहा हूँ, आप वहां बैठे, मैं आपको देख रहा हूँ, बीच की सारी व्यवस्था अपने आप बनी जा रही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए इस पुण्य के उदय को पुरुषार्थ में ढाल दो तो काम हो जाएगा। बराबर। अब एक और बड़ा जो जम्बू द्वीप का नायक है, जम्बू द्वीप का नायक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नायक के नाम पर ही पिक्चरें बनती है ना। तो जम्बू द्वीप का एक नायक है, एक वृक्ष।
जम्बू वृक्ष, बराबर। तो जम्बू वृक्ष जिसकी हमें चर्चा करना है, बराबर, कि जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप क्यों पड़ा। जम्बू मतलब होता है जाम्बू, जामुन, जामुन का वृक्ष होता है ना, ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी वो जामुन होती है, उसके जैसी आकृति वाला ये वृक्ष है, इसीलिए वो एकदम बीच में है, अकृत्रिम है, पृथ्वी का एक वाला है, लगता पेड़ के जैसा है मगर है पत्थर, बराबर। और उसकी आकृति भी किसकी भांति है, जामुन की भांति है, जाम्बू फल की भांति है, इसीलिए उसको उस जीप के नाम पर ही, इस हमारे द्वीप, उस वृक्ष के नाम पर ही हमारे इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। पॉइंट समझ में आया। जितने भी द्वीप है ना उन सबके नाम है और सबके नाम का कारण है। देखो जैसे कि घातकी खंड, घातकी खंड क्या कहलाता है, कुछ लोग उसे घातकी खंड बोलते हैं, घातकी, घातकी नहीं है साहब। बहुत सारे लोग, मैं अगर दावे के साथ में कहता हूं 15 लोगों से अगर मैं उच्चारण कराऊंगा तो 15 में से 10 लोग तो घातकी बोलेंगे, घातकी नहीं है, धातकी, धातकी। धातकी क्यों हुआ, क्योंकि धातक, धात जो शब्द है ना धातक का, वो आंवले का पर्यायवाची है। तो जैसे जम्बू द्वीप में जामुन का वृक्ष है, वैसे धातकी खंड द्वीप में आंवले का वृक्ष है, और उस आंवले के वृक्ष के नाम पर उस धातकी खंड द्वीप का नाम धातकी खंड पड़ा, बराबर। ऐसे पुष्कर, पुष्कर क्या है, पुष्कर मतलब बीच में कमल की संरचना है, किसकी संरचना है, कमल के जैसी संरचना है, तो उस कमल की संरचना के कारण उसे पुष्कर कहते हैं। ऐसे जितने भी द्वीप हैं उन सब द्वीपों का कोई ना कोई मूल कारण है और उसके नाम से उनका नामकरण हुआ है। पॉइंट समझे। तो कई बार घातकी का मतलब तो घात करने वाला होता है, जबकि यहाँ धात की है, लेकिन हमें उच्चारण का ख्याल में नहीं होता है, इसी के घातकी खंड धातकी खंड कर देते हैं, धातकी को घातकी कर देते हैं, बराबर ना। तो अपन अपने इस नायक को ढूंढते हैं और समझते हैं कि नायक का स्वरूप क्या है। नायक समझ रहे हैं ना, इसके नाम पर ही इस जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। तो देखो वो कैसा है जरा समझते हैं। इसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, जम्बू द्वीप पड़ा है, बराबर। ये हमने बताया। ये है कहां पर, बोले उत्तर कुरु की पश्चिम दिशा में स्थित है। अब ये नया शब्द आ गया उत्तर कुरु। उस उत्तर कुरु को समझने के लिए हमें थोड़ी शायद अगली स्लाइड देखनी पड़ेगी। देखो ये जो क्या है, अगर आप बीच के जम्बू द्वीप की संरचना को देखेंगे तो आपको ख्याल में आएगा कि इसमें एक जो बीच वाला पोर्शन है, फिर से मैं इसी पर जाता हूं, बुक में मैप ढूंढने में टाइम लगेगा। देखो देखो जम्बू द्वीप का चित्र आपके सामने है, जम्बू द्वीप। ओके, अब इस जम्बू द्वीप में ये जो बीच वाला एरिया है, ये वाला है एरिया सुमेरु पर्वत का, सुदर्शन मेरु। अब इसके साथ में ये जो स्ट्रक्चर है ये एक पहाड़ जैसे है, बराबर, ऐसे पहाड़। ओके, तो इनके लिए शास्त्रों में उपमा दी गई है गजदंत पर्वत। कौन से पर्वत, गजदंत पर्वत। मतलब क्या है, गजदंत मतलब हाथी के दांत होते हैं ना, हाथी के दांत एक इस साइड से जाता है और एक इस साइड से जाता है, तो ऐसे हाथी के दांत के जैसी संरचना है, इसीलिए इन पर्वतों को गजदंत पर्वत कहा जाता है, बराबर। ये 4 गजदंत पर्वत है, कहां पर, सुमेरु पर्वत के आजू बाजू, ऊपर नीचे। तो ऊपर वाला जो है उसे पूर्व और नीचे वाला जो होता है, ऊपर वाला होता है उसे उत्तर। यहाँ पे देखो ये आया ना, तो ये ऊपर वाला कहलाया और ये नीचे वाला कहलाया। उसे एक को बोला गया है देवकुरु, और इनके बीच वाला जो एरिया है ना उसके हिसाब से यहाँ पर कहते हैं। देखो इनके नाम बताए गए, ये जो गजदंत पर्वत थे ना उनके नाम बताए गए, तो उनमें ये कहां पर है बताते हैं। उत्तर कुरु, उत्तर की साइड वाला उत्तर कुरु, नीचे की साइड वाला देवकुरु। अब उत्तर की साइड में हमने आपको बताया था ना 2 हैं, एक तो पूर्व दिशा और एक पश्चिम दिशा। तो ये पश्चिम दिशा में एक वृक्ष है, बराबर। तो जम्बू द्वीप के
अगर जम्बू वृक्ष के पहाड़ पर आपको जम्बू वृक्ष के जो चैत्यालय उसके दर्शन करने जाना हो तो एड्रेस तो पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, नहीं तो इतने बड़े विद्युत क्षेत्र में खोजोगे कहाँ है। तो क्या एड्रेस उसका कि जम्बू द्वीप के सुमेरु पर्वत के उत्तर कुरु की पश्चिम दिशा में जम्बू द्वीप है, जम्बू वृक्ष है। फिर से कहाँ कहाँ है, जम्बू द्वीप के सुदर्शन मेरु के उत्तर कुरु की दिशा के पश्चिम में क्या है। जब अब ये जीपीएस कौन बताएगा आपको, गूगल मैप में डालोगे तो आएगा क्या जम्बू वृक्ष तक पहुंचाओ, बोलो। ब्लैकबेरी लिखोगे तो बीएनसी की दुकान पर पहुंचा देगा, ब्लैकबेरी एंड एप्पल है, अथवा ब्लैकबेरी के बगीचे तक पहुंचा देगा। लेकिन ये जम्बू वृक्ष जहां आकृतिम चैत्यालय है उसको दिखाने वाला जीपीएस गूगल के पास नहीं है, जी फॉर गूगल के पास नहीं, जे फॉर जिनवाणी के पास है, बराबर। इसीलिए गूगल गुरु हर जगह काम नहीं आएंगे, जिनवाणी ही काम में आएगी, बराबर। अब वो वृक्ष कैसा है तो बताते हैं, हरित है, बराबर। आपको ये मत कहना पंडित जी हरो छे तो पछी अष्टमी ना दिवसे ने 14 दर्शन कराए कि नहीं कराए, लीलोत्री नो त्याग हो हमारो है, हरी बनस्पति हरी का त्याग होता है तो वो हरित तो उसके दर्शन कर सकते कि नहीं कर सकते है। तो हरा है, मणिमय है, मणियों से भरा पड़ा हुआ है, स्थिर स्कंद वाला है। स्थिर स्कंद मतलब क्या, तना जो उसका है ना, अब वृक्ष तो है नहीं है तो पत्थर, तो पत्थर तो कैसा होता है, दृढ़ होता है ना, तो स्थिर। स्कंद मतलब थांबलो, तना। पृथ्वी का एक वृक्ष है तो पृथ्वी का एक, लेकिन आकृति वृक्ष के जैसी है। अब उसमें क्या है, इसकी 4 शाखाएं हैं, 4 शाखा। देखो इसको थोड़ा और जूम करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर आएगा। देखो इसकी दिख रही ना आपको, कितनी शाखाएं दिख रही हैं, 4 इसकी ब्रांचेस हैं, 1 2 3 और 4, बराबर। उन 4 शाखाओं में एक जिन मंदिर है और बाकी 3 जगह क्या है, व्यंतर देव रहते हैं। यहाँ वही बता रहे हैं, जिसमें उत्तर दिशा की शाखा में जिन भवन है और बाकी 3 शाखाओं पर व्यंतर देवों के भवन हैं। अब यहाँ थोड़ा नक्शा बनाने वाले ने गड़बड़ कर दी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमेशा मैप में नॉर्थ सबसे ऊपर की साइड होता है, बराबर। लेकिन इन्होंने वेस्टर्न साइड में ये जिन मंदिर बताया है, जो कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बराबर। तो उत्तर की साइड में, मतलब इट मीन यहाँ की साइड में वृक्ष होना, जिन मंदिर होना चाहिए, और बाकी की 3 जगह पर ये बाकी व्यंतर के देवों के मकान हैं, भवन हैं, बराबर। यानी जो कहते हैं ना कि पेड़, पीपल के पेड़ पर भूत रहता है, अरे पीपल के पेड़ पर नहीं, व्यंतर देव हैं वो जम्बू वृक्ष पर भी रहते हैं। और कोई व्यंतर ऐसे बुरे नहीं होते जो आपको टॉर्चर करें ना, ऐसे करें ना वैसे करें, इनके चक्कर में नहीं पड़ना, बराबर। अब देखो, अब एक और बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, उसको थोड़ा अपने को समझना है। ये जब मैंने तत्वार्थ सूत्र की क्लास रेगुलर ली थी तब बहुत विस्तार से इस बात को समझाया था। ये वृक्ष है ना, वृक्ष अकेला नहीं होता, ये जम्बू वृक्ष भी बड़ा सोशल है, बराबर। और इसके इर्द गिर्द इसका पूरा का पूरा परिवार है, कुल वृक्ष नाम दिया। कैसा, कुल वृक्ष। बोले साहब कुलदेव और कुलदेवी कम थे क्या जो कुल वृक्ष आ गया। कुल वृक्ष मतलब वृक्षों का समूह है। कैसा, वृक्षों का समूह है, अकेला एक वृक्ष नहीं है, उसके आजू बाजू बहुत सारे वृक्ष हैं और उन वृक्षों की संख्या बहुत कम है, ज्यादा बड़ी नहीं है, मात्र 1,40,120 है, बराबर। आपके बगीचे में 500 वृक्ष हो सकते हैं, 700 वृक्ष हो सकते हैं, 1000 वृक्ष का बगीचा हो सकता है, लेकिन ये जो जम्बू द्वीप का वृक्ष है इसमें 1,40,120 1,40,120 इतने सारे वृक्ष हैं। और ऑलमोस्ट हर एक वृक्ष पर कहीं कहीं पर अकृत्रिम चैत्यालय है, कहीं अलग है, ऐसे करके सारी की सारी व्यवस्था है, बराबर। अपन जब एक मंगलाष्टक का पद बोलते हैं, जिसमें आप लोगों को पता होना चाहिए, जम्बू शाल मलि चैत्य शाखी सुत था
वक्षारोप्यादृशु, उसमें पहले नंबर पे बोला है जम्बू वृक्ष, शाल वृक्ष, चैत्य वृक्ष शाखिषु तथा, कि उनकी शाखाओं पर जितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं वो सब मेरा मंगल करे। अब आप कभी जब पढ़ोगे जम्बू शालमणि चैत्य शाखिषु तथा वक्षारोप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे दीपे चनंदीश्वरे, ये सब जो लाइनें हैं वो उनका आपको इस तीसरे अध्याय से समाधान मिल जाएगा। बराबर समझे कि नहीं समझे? तो इतने सारे उसके वृक्ष होते हैं। अब एक और बात यहाँ पर आती, जो अपन ने गजदंत पर्वत देखे थे, वो गजदंत पर्वत का स्ट्रक्चर कैसा है? देखो ये जो अपन ने वहां पे देखा था वो ऑलमोस्ट ऐसा सा है। बराबर देखो, एक की अपेक्षा दोनों तरफ जो उसकी जो ऊंचाई है ना वो 500 योजन है, दोनों साइड एक जैसी ऊंचाई है 500 योजन। बराबर, और गजदंत पर्वत के जो नाम दिए हैं, बराबर, पश्चिम उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, आगे ख्याल में ये सब बताए कि गंधमादन नाम का एक गजदंत पर्वत है जो सुवर्णमयी है, और कहां पर है? पश्चिम उत्तर, बराबर, उत्तर दिशा के पश्चिम में। इसको ऐसे समझ लो तो ज्यादा ख्याल में आ जाएगा। ये नक्शा आपके सामने है, देखो पश्चिम दिशा के उत्तर में मतलब समझना कि ये जो अपना हुआ सुमेरु पर्वत, इसके ऊपर कहलाई उत्तर दिशा, और उत्तर दिशा के ये आपके राइट हैंड साइड होती है पूर्व दिशा और लेफ्ट हैंड साइड होती है पश्चिम दिशा। तो ये कह रहे हैं उत्तर दिशा के पश्चिम में, यानी उत्तर में पहले उत्तर में जाओ और फिर लेफ्ट हैंड साइड जाओ। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बराबर, वो जो लेफ्ट हैंड साइड का जो स्ट्रक्चर है वह गंधमादन है। अगेन माल्यवान, माल्यवान कैसा है? वो वैडूर्य मणि वाला है और वो उत्तर दिशा के पूर्व साइड में। बराबर, फिर तीसरे नंबर पर सौमनस्य, वो चांदी का है, चांदी के जैसी आकृति वाला है, वो दक्षिण दिशा के पूर्व में है। सेम दक्षिण दिशा गए और दक्षिण दिशा के पूर्व और दक्षिण दिशा के पश्चिम। तो वो सौमनस्य नाम का जो गजदंत पर्वत है वो दक्षिण दिशा के पूर्व में है, और विद्युत प्रव नाम का जो गजदंत पर्वत है वो दक्षिण दिशा के पश्चिम में है। पॉइंट समझ में आया? तो ऐसे करके सुमेरु पर्वत के सराउंडिंग 4 गजदंत पर्वत हैं, और उन गजदंत पर्वतों में अकृत्रिम चैत्यालय हैं। देखिए अगर आप नक्शा समय हो रहा है, नक्शा देखेंगे तो पूरी आपको आकृति उसकी ख्याल में आएगी कि कितना बड़ा उसकी वो है, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा उसकी वो उसकी हाइट, इसकी ये सब है। देखिए जैसे यहाँ पर गया, हाँ देखिए यहाँ पे 500 योजन ऊंचा है, वहां पे 500 योजन ऊंचा है, और यहाँ से देखें तो एक यहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालय है, और बीच बीच में बहुत सारी चोटियां हैं उसके ऊपर बीच बीच में। तो वो सब आपको इसमें इस नक्शे में दिखाई दे जाएंगी। बराबर, आपकी वो स्लाइड मैंने पहुंचाई है, उसको जरा जूम कर करके आप देखेंगे तो आपको वो ख्याल में आ जाएगा कि कहाँ क्या है। ओके, तो ऐसे इन चैत्यालयों पर भी, इन पहाड़ों पर भी अकृत्रिम चैत्यालय